एक विशाल देश की बात है। एक दिन ठंडे बिल्लौरी जल ने जिंदगी के सुंदर अंगों को मल मल कर धोया। फूलों ने जी भरकर सुगंध लगाई और सातों रंग जिंदगी के लिए एक पोशाक ले आए। सूरज ने अपनी किरणों से फूलों में रस भरा और जिंदगी ने अपनी आंखों में एक पूर्णता सी भरकर पवन से कहा, सुना है इस शताब्दी की 5 पुत्रियां हैं पवन, जवान और सुंदर। हाँ, आज मैं उनके घर जाऊंगी, जिंदगी ने कहा। पवन हंस दिया। मेरे पास 5 सौगातें हैं पवन, एक जैसी मूल्यवान। मैं उन सबको एक एक सौगात दूंगी। तुम चलोगे मेरे साथ? जैसी तुम्हारी इच्छा। सबसे पहले 5 बहनों में से मैं बड़ी बहन के पास जाऊंगी। अच्छी बात है, परंतु उसके घर में खिड़कियां और दरवाजे नहीं हैं, बस एक ही दरवाजा है। उसका पति जब बाहर जाता है तो जाते हुए वह बाहर से दरवाजे में लोहे का ताला लगा जाता है और फिर जब घर आता है तो वही ताला बाहर से खोलकर घर के भीतर लगा देता है। पवन, तुम मुझे अपने अंदर भर लो, एक सुगंध की तरह। मैं तुम्हारे साथ उसके घर चली जाऊंगी। ना ना, सुगंधियों के साथ मैं भारी हो जाता हूँ, तब मैं किसी दराज में भी भीतर नहीं जा सकता। जितने समय में मैं दीवारों को लांघकर उसके घर जाता हूँ, उतने समय में तो मेरा अंग अंग टूटने लगता है। पवन जिंदगी को 5 बहनों में से बड़ी बहन के घर ले गया। इस बड़ी दीवार पर तो बहुत सी तस्वीरें बनी हुई हैं पवन, सैकड़ों तस्वीरें, हजारों तस्वीरें। जिंदगी ने बड़े हैरान होकर देखा। यह दीवार सदियों से बनी हुई है। जब भी इस घर की कोई स्त्री इन सीमाओं को लांघे बिना इस घर में मर जाती है तो इस देश के लोग उसकी तस्वीर इस दीवार पर बना देते हैं। इस घर की कोई भी स्त्री इन सीमाओं से बाहर नहीं जाती? जिंदगी ने पूछा। नहीं, कभी नहीं। इन दीवारों का नाम क्या है पवन? जिंदगी ने पूछा। परंपराएं। कोई कुल की परंपरा है, कोई धर्म की परंपरा, तो कोई समाज की परंपरा। पवन, मैं इस घर की स्त्री को एक बार देखना चाहती हूँ। सूरज की किरणों ने भी कभी इस घर की औरतों को नहीं देखा, तुम भला कैसे देखोगी जिंदगी? ये 20वीं सदी है पवन, तुम कौन सी बात कर रहे हो? यहाँ सदियां घर के बाहर से ही निकल जाती हैं। भले ही 10 सदियां इधर से उधर हो जाए जिंदगी, इस घर में रहने वालों को कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं उसके लिए भेंट लाई हूं पवन। तुम्हारी भेंट उस तक पहुंच भी जाए ना जिंदगी, तो भी वह उसे हाथ ना लगाएगी। क्यों? क्योंकि दुनिया की सब चीजें उसके लिए वर्जित हैं। वह मेरी आवाज नहीं सुनेगी। नहीं, उसके कानों के लिए इस दीवार के बाहर से आने वाली सब आवाजें निषिद्ध हैं। तुम भी क्या बातें करते हो पवन? आखिर वह जवान है। तुम वर्षों का हिसाब लगा रही हो जिंदगी, पर इस घर की औरत कभी जवान नहीं होती। जब वह बालिका होती है तभी उस पर बुढ़ापा आ जाता है। जिंदगी के पांव में एक कंपन सा हुआ और वह हारी सी, सहमी सी आगे की ओर चल पड़ी। यह इस शताब्दी की दूसरी पुत्री है, पवन ने कहा। कौन सी? वह सामने देखो, रेल की पटरी पर कोयले चुन रही है। 30 वर्ष की एक स्त्री ने बाएं हाथ से बगल के पास फटी हुई कमीज को दुपट्टे के पल्लू से ढांक लिया। दाएं हाथ से टोकरी में मुट्ठी भर कोयले डाले। कोई 10 गज की दूरी पर पड़ी हुई अपनी लड़की को देखा। लड़की के रोने की आवाज अब तीखी हो गई थी। स्त्री ने टोकरी को एक और रख दिया और लड़की को अपनी गोद में ले लिया। लड़की ने मां की छाती पर कई बार मुंह मारा, पर उसे दूध का धोखा न लग सका और वह फिर चिल्लाकर रो पड़ी। जिंदगी ने समीप जाकर आवाज दी, बहन। स्त्री ने शायद सुना नहीं। जिंदगी और भी समीप आ गई और बोली, बहन। स्त्री ने अनजानी सी दृष्टि से एक बार देखा और फिर ध्यान दूसरी ओर कर लिया, जैसे सोच रही हो कि किसी और को आवाज दी है। जिंदगी के अधर जैसे तड़प उठे। मेरी बहन। स्त्री ने तब उसकी ओर देखा और लापरवाही से पूछा, तुम कौन हो? मुझे जिंदगी कहते हैं। स्त्री ने फिर अपना ध्यान अपनी रोती हुई लड़की की ओर कर लिया, जैसे राह चलते की बात से उसे क्या मतलब। मैं तुम्हारे देश आई हूं, तुम्हारे शहर,
तुम्हारे घर, देश, शहर और घर वाली बात जैसे उस स्त्री की समझ में ही ना आई। आज मैं तुम्हारे घर रहूंगी। स्त्री ने क्रोध से जिंदगी के मुख की ओर देखा, जैसे जिंदगी को यह नहीं चाहिए था कि इस तरह व्यंग करे। लड़की को दूध क्यों नहीं दे रही हो बहन? बेचारी रो रही है। स्त्री ने एक बार अपने सूखे हुए शरीर पर निगाह दौड़ाई, दूसरी बार लड़की के रोते हुए मुख पर। फिर भी वह समझ न सकी कि इस सवाल का मतलब क्या था। यदि उसके पास दूध होता तो बच्ची को देती नहीं। तुम्हारा घर कितनी दूर है? उस गंदे नाले के पार। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। पर वहां घर नहीं, फूस का छप्पर है। वही सही, पर वहां चारपाई कोई नहीं, बस 2 बोरियां हैं। तुम्हारा पति, वह बीमार है। वह काम क्या करता है? कारखाने में मजदूर था, पर पिछले बरस जब छटनी हुई थी तब उसे निकाल दिया। फिर क्या, 1 बरस हो गया उसे बुखार आते। तुम्हारी यही एक पुत्री है? एक मेरा पुत्र भी है, पर वो कहाँ है? एक दिन वह भूखा था, बहुत भूखा। उसने एक अमीर आदमी की मोटर में से सेब चुरा लिए थे। पुलिस वालों ने उसे जेल में डाल दिया। मैं तुम्हारे घर चलूं? पर तुम हो कौन? मुझे जिंदगी कहते हैं बहन। मैंने तो कभी तुम्हारा नाम नहीं सुना। कभी छोटी उम्र में, कभी छुटपन में तुमने मेरी कहानियां सुनी होंगी। मेरी माँ को बड़ी कहानियां याद थी। मेरा पिता किसान था ना, पर वह उन किसानों में से था जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं होती। मेरी बड़ी बहन के विवाह पर हमने कर्ज लिया था, जो हमसे वापस ना किया जा सका। साहूकार ने हमारा सारा माल, हमारे पशु सब छीन लिया था, और मेरा पिता कहीं दूर किसी रोजी की तलाश में चला गया था। मेरी माँ को रात रात भर नींद नहीं आती थी। वह रातों को मुझे जगाकर कहानियां सुनाया करती थी, भूतों की, प्रेतों की, देवों की कहानियां। पर मैंने तुम्हारा नाम तो कभी नहीं सुना। फिर तुम्हारा पिता क्या कमा कर लाया था? जिंदगी ने पूछा। मेरी माँ कहा करती थी कि जब वो आएगा तो बहुत सा सोना लाएगा, पर वो कभी आया ही नहीं लौटकर। और स्त्री ने अचानक घबरा कर कहा, तुम क्या करोगी मेरे घर जाकर? मैं जिंदगी कुछ कह ना सकी। स्त्री कोयले की टोकरी थामे उठ खड़ी हुई। मैं तुम्हारे लिए सौगात लाई हूं बहन। जिंदगी ने रंग और सुगंध भरी एक पिटारी स्त्री के सामने रख दी। ना ना बहन, ये तुम अपने पास ही रखो। स्त्री ने जैसे भयभीत होकर आंखें दूर हटा ली। पर मैं तुम्हारे लिए ही लाई हूं। ना बहन ना, कल पुलिस वाले कहेंगे तूने किसी की चोरी कर ली है। स्त्री शीघ्रता से अपने घर की ओर मुड़ी, पर थोड़ी दूर जाकर जब उसने देखा कि जिंदगी अब भी उसके पीछे पीछे आ रही है, तो वह डरकर थम गई। तुम लौट जाओ बहन, मेरे साथ मत आओ। मुझे बेगानों से बहुत डर लगता है। पहले भी एक बार एक जवान सा शहरी आया था, कहने लगा मैं तुम्हारे पति को काम दिला दूंगा, तुम्हारे बेटे को जेल से छुड़ा दूंगा। पड़ोसियों से आटा मांगकर मैंने उसके लिए रोटी पकाई थी, पर जब मैं अपने पुत्र को देखने के लिए उसके साथ शहर गई तो रास्ते में वह स्त्री का अंग अंग जल उठा और वह बेतहाशा वहां से भाग गई। जिंदगी की आंखों में छलक रहे आंसुओं को पवन ने अपनी हथेली से पोंछ दिया। चलो, मैं तुम्हें तीसरी बहन के घर ले चलता हूं। जिंदगी जब महल सरीखे एक घर के सामने से गुजरी तो पवन ने धीमे से उसके कान में कहा, यही है उसका घर। द्वार पर खड़े दरबान ने जिंदगी की राह रोक ली। दासी के हाथ भीतर संदेशा भेजा गया। जिंदगी बाहर प्रतीक्षा में खड़ी रही, और जब उसे भीतर से इशारा हुआ तो वह दासी के पीछे पीछे कांच के कई द्वारों को लांघती, रेशम के कई पर्दे हटाती खास कमरे में पहुंची। सफेद मरमरी पत्थर की एक औरत की मूर्ति कमरे के एक कोने में खड़ी थी। पानी की फुहार उसके बदन को ढांप रही थी। सफेद मरमरी पत्थर सी एक औरत की मूर्ति एक कोमल सी कुर्सी पर पड़ी थी। रेशम के तार उसके बदन को ढांपने का जतन कर रहे थे। औरत की खड़ी मूर्ति में से तो कोई आवाज ना आई, पर औरत की बैठी हुई मूर्ति में से आवाज आई, तुम कौन हो?
मैं पहचान नहीं पाई। जिंदगी ने भौचक सा चारों ओर देखा, पर वहां कोई स्त्री ना थी। तब उसने खड़ी हुई मूर्ति को हाथ लगाया। वह पत्थर सी सख्त थी। तब जिंदगी ने बैठी हुई मूर्ति को स्पर्श किया। वह रबड़ सी मुलायम थी। मुझे जिंदगी कहते हैं, जिंदगी ने धीरे से कहा। याद नहीं आ रहा। ये नाम कहीं सुना हुआ प्रतीत होता है, शायद छुटपन में किसी पुस्तक में पढ़ा था। पुस्तक में? हाँ, मुझे याद आया। मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था। वह गीत लिखता था। एक बार उसने मुझे अपने गीतों की एक किताब दी थी। उसमें ये नाम आया था। वो कहाँ रहता है अब? गरीब सा लड़का था, पता नहीं कहाँ रहता है। उसकी किताब? इस नई कोठी में आते समय पुराना सामान में साथ नहीं लाई थी। ये सारा सामान हमने नया खरीदा है। बहुत महंगा खरीदा है? जिंदगी ने पूछा। हाँ, मेरा पति देश का बहुत बड़ा व्यक्ति है। अब के चुनाव में भी मुझे आशा है वह फिर बड़ा व्यक्ति चुना जाएगा। हम जब भी चाहें ऐसा या इससे भी अच्छा सामान खरीद सकते हैं। रबड़ जैसी मुलायम स्त्री की मूर्ति ने मेज पर रखे हुए फल जिंदगी की ओर बढ़ाए। फलों को छूते ही जिंदगी को उनमें से एक गंध की अनुभव हुई। मैंने अभी अभी मजदूरों से ताजे फल तुड़वाए हैं। दासी ने शायद धोए नहीं है। मजदूरों के हाथों की गंध आती होगी। आज गर्मी बहुत है ना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है आज। जिंदगी ने एक सांस भरकर कहा, यदि तुम्हें अच्छा लगे तो मैं तुम्हें बाहर ठंडी और खुली हवा में ले चलूं? नहीं नहीं, मैं इस तरह बाहर नहीं जा सकती। अपनी श्रेणी से बाहर के लोगों में उठने बैठने से हमारा आदर नहीं रहता। असल में जब मेरा ऑपरेशन हुआ था कुछ कसर रह गई थी शायद। कभी कभी मुझे दर्द होता है। जिंदगी ने उठकर उस रबड़ जैसी मुलायम स्त्री की भुजा पकड़ी, फिर उसके बदन पर हाथ रखा। तुम्हारा दिल क्यों नहीं धड़कता? पत्थर की तरह खामोश और ठंडा है। यही तो कसर रह गई है। मेरा पति कहता है अब हम किसी बाहर के देश जाएंगे, शायद अमेरिका। वहां के डॉक्टर बड़े कुशल हैं। मेरा ऑपरेशन शायद फिर से होगा। किस बात का ऑपरेशन है? जिंदगी ने पूछा। जब कोई लड़की बड़े घर में ब्याह कर आती है, विवाह की पहली रात को देश के कुशल डॉक्टर उसका ऑपरेशन करते हैं। ये बड़े घरों की रीत है। विवाह की रात को ऑपरेशन? जिंदगी ने बड़ी चौंक कर पूछा। हाँ, उस लड़की के बदन को चीरकर उसका दिल बाहर निकाल लेते हैं। उसकी जगह स्वर्ण की एक शिला रख देते हैं। बड़ी सुंदर शिला, बड़ी मूल्यवान होती है। मेरे ऑपरेशन में थोड़ी सी कसर रह गई थी शायद। कभी कभी कसक सी उठती है। इन चुनाव में मेरा पति यदि जीत गया तो हम आगामी महीने में हवाई जहाज द्वारा बाहर जाएंगे। फिर ऑपरेशन होगा और मैं ठीक हो जाऊंगी, ऐसा सब कहते हैं। मैं तुम्हारे लिए एक सौगात लाई हूं, जिंदगी ने कहा। नहीं नहीं, मेरे पति ने कहा है कि आजकल किसी से कोई चीज नहीं लेनी है। चुनाव निकट आ गए हैं और देश की बड़ी बड़ी मिलों में हमारी पत्ती है। हमें ये छोटी छोटी चीजें लेने की क्या जरूरत है? टेलीफोन की घंटी बजी और रबड़ जैसी मुलायम स्त्री ने टेलीफोन में 2-3 मिनट बात करते हुए पास बैठी हुई जिंदगी से कहा, बहन, यदि तुम्हें मुझसे कोई काम है तो फिर कभी आ जाना। इस समय मेरा पति और उसकी पार्टी के कुछ लोग घर आ रहे हैं। पवन ने जिंदगी का हाथ थाम लिया और उसे सहारा देकर चौथी बहन के घर ले आया। बड़ा साधारण सा घर था, पर घर के द्वार के सामने एक चमकती हुई गाड़ी का मुंह आंखों को चौंधिया रहा था। संध्या होने वाली थी। जिंदगी ने घर की सीमा लांघकर भीतर की ओर झांक कर देखा। 22-23 वर्ष की जवान स्त्री एक बालक को थपकी देकर सुला रही थी। कमरे का सारा सामान मुश्किल से गुजारे लायक था, तो भी युवती के वस्त्र झिलमिल झिलमिल कर रहे थे। जिंदगी ने धीरे से द्वार खटखटाया। कौन? धीरे से युवती दहलीज के पास आई। बच्चा जग जाएगा। तब युवती ने चौंक कर कहा, तुम? उसके बोल लड़खड़ा गए। मुझे जिंदगी कहते हैं। मुझे मालूम है। तुम्हें मालूम है? मैं सारी उम्र तुम्हारी परछाई के पीछे भागती रही हूं। अब मैं थक चुकी हूं। अब मैंने तुम्हारा रास्ता छोड़ दिया है। तुम चली जाओ यहां से। जहां से आई हो वहीं लौट जाओ।
देख नहीं रही हो मेरे द्वार पर शाप की एक रेखा खींची हुई है? इस रेखा को तुम नहीं लांघ सकती, इस रेखा को मिटा नहीं सकती तुम चली जाओ यहां से। युवती की सांस फूल गई। मेरी प्यारी बहन। बहन? मैं किसी की बहन नहीं, मैं किसी की बेटी नहीं, मैं किसी की कुछ नहीं। यह तुम्हारा बच्चा। जिंदगी ने कमरे में सोए पड़े बच्चे को देखा। मेरा बच्चा, पर इसका बाप कोई नहीं है। मैं समझी नहीं। जब मेरे देश में आजादी की नींव रखी गई थी, उसकी नींव में मेरी हड्डियां चुनी गई थी। जब मेरे देश में स्वतंत्रता का पौधा लगाया गया था, मेरे रक्त से उस पौधे को सींचा गया था। जिस रात मेरे देश में खुशी का चिराग जलाया गया, उसी रात मेरी इज्जत और आबरू के पल्लू को आग लगी थी। ये बच्चा उसी रात की निशानी है, उसी आग की राख है ये बच्चा, उसी जख्म का दाग है ये बच्चा। ओह मेरी दुखी बहन। फिर मेरी सब रातें उस रात जैसी ही हो गई। मैं तुम्हारे सपने देखा करती थी। मैं सोचती थी कि तुम मेरे कुंवारे सपनों को मेहंदी लगाकर रंग दोगी। मेरी माँ के सहन में देश के गीत गाए जाएंगे और मैं अपने कानों से शहनाई की आवाज सुनूंगी। मेरे गांव का एक जवान लड़का मेरे सपनों का राजा था। मैं तुम्हारी परछाई से खेलती फिरती थी जिंदगी। जब मेरा गांव लुटा, मेरा पिता बुरी तरह मारा गया, मेरे भाई मारे गए और मुझे एक सांप ने काट लिया। फिर एक और सांप ने। मनुष्य जैसे मुंह वाला ये कैसा सांप है जिनका काटा कोई मरता तो नहीं, पर उम्र भर उनके विष से जलता रहता है। फिर मैंने तुम्हारी एक और परछाई देखी जिंदगी। मेरे देश के लोग कहने लगे, इन सांपों से मुझे बचा लिया जाएगा, इनका जहर मेरे शरीर में से दूर कर दिया जाएगा। मैं फिर पहले जैसी भोली और स्वच्छ लड़की बन जाऊंगी। मैं भागी, तुम्हारी परछाई के पीछे मैं भागी, पर यह सब झूठ था, सब झूठ। मेरे सपनों के राजा ने मुझे स्वीकार न किया। मुझे अपने घर की सीमाओं से वापस लौटा दिया गया। मैं फिर उसी विष में जलने लगी। उन्हीं सांपों जैसे और सांप मेरे इर्द गिर्द लिपट गए। बाहर वह गाड़ी देख रही हो, कितनी चमक रही है? वह एक बहुत बड़े सांप की मोटर गाड़ी है। आज रात मुझे वह काटेगा। जिंदगी बोल ना सकी। उसके हाथों में जो सौगात थी, वो उसके आंसुओं से भीग गई। यह तुम क्या लाई हो? सौगात मेरे लिए? देख नहीं रही हो मेरा सारा शरीर विष से बुझा हुआ है। मैं जब तुम्हारी सौगात को हाथ लगाऊंगी, यह भी विषैली हो जाएगी। ये सुगंधियां, ये रंग, मेरे रोम रोम में विष रचा हुआ है। विष। पवन ने बेसुध जिंदगी के मुख पर अपने वस्त्र से हवा की, और जब जिंदगी को कुछ सुध आई, पवन उसे पांचों में से सबसे छोटी बहन के घर ले गया। 20 वर्ष की एक मानवीय युवती के आसपास बहुत सी पुस्तकें, साज और रंग बिखरे पड़े थे। जिंदगी ने सुख की एक सांस भरी। सामने बैठी हुई उस युवती ने अपनी उंगली से साज के तार को छेड़ा और एक मीठा सा गीत वातावरण में बिखर गया। युवती गाती रही। उसकी आंखों में सितारों जैसे आंसू चमक रहे थे, और फिर उसने रंगों की बारीक रेखाओं से एक कागज पर बड़ी रंगीन तस्वीर बनाई। जिंदगी का दिल चाहा कि उस युवती के कलाकार हाथों को चूम लूं। स्वर, शब्द और चित्रों का एक जादू वातावरण में घुल रहा था। जिंदगी ने एक गहरी सांस भरी और हाथों में रंग और सुगंध की पिटारी लिए आगे बढ़ी। युवती की आंखों में एक अचंभा सा भर गया। मुझे मालूम है, युवती बोली, पर उसके स्वागत के लिए उठकर आगे न आई। अचानक जिंदगी के पांव ठिठक गए। लोहे के बारीक तार कमरे के दरवाजे के सामने ऊंचे उठ रहे थे। युवती ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मैं इस समय तुम्हारा स्वागत नहीं कर सकती जिंदगी। क्यों? जिंदगी हैरान थी। यदि तुम रात को आओ, जिस समय मैं सो जाऊं, मेरे सपनों में, या फिर मैं जाग रही हूं तो मेरी कल्पना में, मैं तुम्हारे साथ बहुत सी बातें करूंगी, बहुत कुछ सुनाऊंगी तुम्हें। वैसे मैं नित तुम्हारी परछाई पकड़ती हूँ। ये देखो, इन रंगों से मैंने तुम्हारा आंचल बनाया है। इन तारों के स्पर्श से मैंने तुम्हारे गीत गाए हैं। इस लेखनी से मैंने तुम्हारे प्यार की कहानियां रची हैं। और आज जब मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूं, तुम धीरे
बहुत धीरे। मेरे घर की सभी दीवारों में छेद हैं। सैकड़ों और हजारों आंखें मेरी रखवाली करती हैं। उधर देखो, उन छेदों में तुम्हें हर एक छेद में 2 भयानक आंखें दिखाई देंगी। ये आंखें लावे से भरी हुई हैं और एक एक जबान, इनमें से सैकड़ों तीर निकलते हैं। यदि मैं तुम्हारे पास बैठ जाऊं, तुम्हारे पास, इनके तीर अभी मेरी रंग भरी प्यालियों को उलट देंगे, मेरे साज के तार उलझा देंगे, मेरे गीतों के एक एक स्वर को बींध देंगे। और इन आंखों का लावा देखती हो, पर ये लोग तुम्हारे गीत सुनते हैं, तुम्हारी कहानियां पढ़ते हैं, तुम्हारे चित्रों को देखते हैं, जिंदगी ने कहा। यहाँ के कलाकार तुम्हारी बातें कर सकते हैं जिंदगी, तुम्हारा मुंह नहीं देख सकते। और जो तुम्हारा मुंह देख ले, उस मंसूर को सजाए मौत दी जाती है। अब तुम चली जाओ जिंदगी, कोई देख लेगा। मेरे सपनों के अतिरिक्त ऐसा कोई स्थान नहीं जहां मैं तुम्हें बिठा सकूं। पर मैं तुम्हारे लिए एक सौगात लाई थी, यह भी मैं उसी समय लूंगी। तुम जरूर आना, मैं 7 स्वर्ग रचाऊंगी। तुम आना, तुम्हारी सौगात से मैं अपने स्वर्ग सजाऊंगी। तुम जरूर आना जिंदगी, और फिर सुबह उठकर मैं तुम्हारे प्यार के गीत लिखूंगी, तुम्हारे रूप का चित्र बनाऊंगी, तुम्हारी सुंदरता के गीत गाऊंगी। पर अभी तुम चली जाओ, अभी तुम्हें कोई देख लेगा। और युवती ने जिंदगी की ओर से मुंह फेर लिया।